Assalamu alaikum. My name is Dr. Ahmed Hassan and I am the Chief Mentor for FCPS Part 1 program being done by Med Exam Expert and Study Mate. अच्छा, अब हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं राबिया अली के एमसीक्यूज़ की, उनकी एक्सप्लेनेशंस, ताकि आपको ये याद रह जाए, सिर्फ आप गुजरे ना हो। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Sarcoidosis is diagnosed microscopically by granuloma with asteroid, non-caseating granuloma, caseating granuloma and macrophages and giant cells. अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि लोग ज़्यादातर कराते हैं ग्रेन्यूलोमा विद एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड फीचर ज़रूर है सार्कोइडोसिस का, लेकिन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है जो कि रॉबिन्स में भी क्लियरली स्टेटेड है कि आप सार्कोइडोसिस को माइक्रोस्कोपिकली डायग्नोज कैसे करते हैं, वो है नॉन केसिएटिंग ग्रेन्यूलोमा। तो इस एमसीक्यू का आंसर है नॉन केसिएटिंग ग्रेन्यूलोमा। इसके अलावा अगर आपने सार्कोइडोसिस के बारे में चीज़ें याद रखनी है तो उसके लिए एक निमोनिक है, वो है ग्रेन ए बी सी। जी से याद रखना है आपने ग्रेन्यूलोमास बनते हैं, आर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ए से आपने याद रखना है कि इसके अंदर ACE लेवल्स बढ़ जाते हैं, आई से याद रखना है कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, बेसिकली इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एन से याद रखना है आपने नॉन केसिएटिंग ग्रेन्यूलोमास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि नॉन केसिएटिंग होते हैं। ए से आपने याद रखना है कि इसके अंदर एस्टेरॉइड बॉडीज़ बन जाती हैं। बी से याद रखना है इसमें बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और सी से आपने याद रखना है कि इसमें कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, मतलब कि हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। अब ये सार्कोइडोसिस के मेजर फीचर्स हैं जो आपको एक निमोनिक से याद रह जाएंगे। अब माइक्रोस्कोपी के लिए डायग्नोज करना है तो नॉन केसिएटिंग ग्रेन्यूलोमा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि नॉन केसिएटिंग ग्रेन्यूलोमा है, इसमें हाइलर बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी भी है। यही वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एमसीक्यू में यूज़ होगा। Patient on chest X-ray shows hilar lymph nodes, granuloma but no necrosis. तो डायग्नोसिस क्या होगी? सार्कोइडोसिस। अगर वो कहता कि पेशेंट ऑन चेस्ट एक्सरे शोज हाइलर लिम्फ नोड्स, ग्रेन्यूलोमा विद केशियस नेक्रोसिस, तो फिर टीबी होता, क्योंकि टीबी में केशियस नेक्रोसिस होती है। बाकी टीबी में भी हाइलर लिम्फ नोड्स होती हैं। ठीक है, तो उसका फीचर है ये, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट इस टाइम से हमारा ज़्यादा सार्कोइडोसिस ही बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन न्यूमोकोनियोसिस द डिफरेंशिएटिंग लीजन इज फाइब्रोसिस, प्लूरल प्लेक्स, ग्रेन्यूलोमा, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए बाकी तो आपको पता है ए और बी में चूज़ करना है आपने, बाकी तो वैसे ही रूल आउट हो जाते हैं। अब ए और बी में कैसे आपने चूज़ करना है? प्लूरल प्लेक्स जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके एस्बेस्टोसिस का। अगर वो पूछते हैं कि प्लूरल प्लेक्स किस में होते हैं तो आप एस्बेस्टोसिस कहेंगे, लेकिन बाकी जो न्यूमोकोनियोसिस हैं उसमें प्लूरल प्लेक्स ये नहीं है कि लाजमी हों। फाइब्रोसिस हर न्यूमोकोनियोसिस में होती है। ठीक है, चाहे वो सिलिकोसिस हो, चाहे वो एस्बेस्टोसिस हो, चाहे वो कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस हो, ठीक है, चाहे वो बेगरसोसिस हो, जो भी होगी उसमें फाइब्रोसिस होगी ही होगी, क्योंकि ये है ही इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। ठीक है, तो न्यूमोकोनियोसिस में डिफरेंशिएटिंग लीजन है फाइब्रोसिस, प्लूरल प्लेक्स सिर्फ एस्बेस्टोसिस में होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मीजोथीलियोमा इज प्लूरल प्लेक्स। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें 3 तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एस्बेस्टोसिस का पूछ लेते हैं कि एस्बेस्टोसिस क्या करवाता है, तो उसमें आपने ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को ज़्यादा प्रेफर करना है एज़ कम्पेयर टू मीजोथीलियोमा। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि मीजोथीलियोमा किस में होता है तो फिर आपने चूज़ करना है एस्बेस्टोसिस। अगर वो पूछते हैं कि प्लूरल प्लेक्स किस में होते हैं तो फिर आपने चूज़ करना है एस्बेस्टोसिस। ठीक है, तो मीजोथीलियोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है प्लूरल प्लेक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन एस्बेस्टोसिस एक्सेप्ट। देखें, एस्बेस्टोसिस ने मीजोथीलियोमा भी कराना है, फाइब्रोसिस वो है ही है, कैल्सिफाइड प्लूरल प्लेक्स भी उसमें होते हैं, ये तीनों चीज़ें उसमें होती हैं, तो ये तो तीनों नहीं आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट का वर्ड आया हुआ है। जो चीज़ एस्बेस्टोसिस में नहीं होती वो हमने चूज़ करनी है। एस्बेस्टोसिस में डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज नहीं होता,
तो ये हमारा आंसर होगा. Extensive pleural thickening and calcification, especially involving the diaphragmatic pleura, are classical feature of asbestosis. ये फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लूरल प्लेक्स मीजोथेलियोमा, ठीक है, किस में होंगे? एस्बेस्टोसिस में. ये वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से टेस्ट हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. सिलिकोसिस मे बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल एक्सेप्ट. देखिए सिलिकोसिस जो है वो वहाँ पे होगी जहाँ पे सिलिका है, ठीक है. और सिलिका कहाँ पे होता है आपका? फाउंड्रीज में होता है, जहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग हो रही हो, जहाँ पे रॉक क्रशिंग हो रही हो, क्योंकि ये बेसिकली आपकी एलिमेंट है जो कि ज़्यादातर आपकी ज़मीन में होता है. रॉक क्रशिंग हो रही हो वहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे सीमेंट बन रहा हो, क्योंकि उसके अंदर सिलिका बहुत यूज़ होता है, तो सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स में आ सकता है. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है ना, देखिए सिलिकोसिस भी एक न्यूमोकोनियोसिस है, तो इसमें भी फाइब्रोसिस तो होगी होगी, ये एक चीज़ याद रख लें. और सिलिकोसिस से एक और चीज़ याद रख लें, ऐसे ही याद रख लें, आपको याद रह जाएगा शेल. तो एग शेल कैल्सिफिकेशन अगर आपको आती है तो वो सिलिकोसिस ही होगी, ठीक है. अब जो हमारे पास एमसीक्यू है, सिलिकोसिस में बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल एक्सेप्ट. देखिए सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स में होगी, इसमें है ये, ठीक है. स्टोन क्रशिंग वर्कर्स में भी होगी, इसमें भी है. रॉक क्रशिंग में भी, ठीक है. और सैंड ब्लास्टिंग में भी होगी, इसमें भी है. तो पीछे एक रह गया कोल माइन वर्कर्स. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस होगी, ठीक है. तो इसमें भी एक्सेप्ट एक बज़वर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिकली नॉट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. अच्छा, कोल डस्ट करवाएगा कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस. थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस करवाएंगी आपके पास फार्मर्स लंग, ठीक है. और टोबैको स्मोक भी डायरेक्टली जो है वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करवा रही होती है. एक सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नहीं करवा रही इसमें, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है. अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैप्लान सिंड्रोम. कैप्लान सिंड्रोम पहली बात होता क्या है? कैप्लान सिंड्रोम होता है आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस प्लस न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है. रूमेटाइड आर्थराइटिस के सारे फीचर्स आएंगे इसमें, साथ न्यूमोकोनियोसिस होगी जिसमें मेनली है कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है. तो ये आपका कैप्लान सिंड्रोम है. इस केस में अब आप देख लें कि कैप्लान सिंड्रोम में रूमेटाइड आर्थराइटिस भी होगा, पॉजिटिव रूमेटाइड फैक्टर भी होगा, पेरिफेरल लंग नोड्यूल्स भी होंगे क्योंकि डिजीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, और एसोसिएशन विद न्यूमोकोनियोसिस भी है. तो पीछे एक रह जाता है लार्ज डेंस मैसेज इन अपर लोब्स, ठीक है. ये नहीं होगा इन कैप्लान सिंड्रोम. अच्छा, साथ ही साथ अब इसके फेल्टी सिंड्रोम भी डिस्कस कर लेते हैं. फेल्टी सिंड्रोम एक और सिंड्रोम है. फेल्टी सिंड्रोम जो है उसके लिए आपने मोनिक याद रख लें RNS. R से आ गया रूमेटाइड आर्थराइटिस, N से आ गया डिक्रीज्ड न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोपीनिया, और S से आ गया स्प्लीनोमेगेली, ठीक है. ये सात तीन चीज़ें होंगी. अगर साथ इसके न्यूमोकोनियोसिस है तो वो हो जाएगा आपका फेल्टी सिंड्रोम, ठीक है. तो ये साथ ही साथ आपको याद रह जाएगा, लेकिन इसका आंसर आपको समझ लग रही है कि ये डी है. अब चलते हैं 10th की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि आप एक्सपेल आउट नहीं कर सक रहे अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही जमा हो रही है. कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी डिजीज जिससे आप रुक जाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना फेंक सके, तो सारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस जो हैं उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है. और इन सब में एम्फिजमा है जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इसमें इनएबिलिटी टू एम्प्टी द लंग्स है, तो इसमें आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी. बाकी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होती. फॉर एग्जांपल हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं तो आप CO2 एक्सपेल बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप में अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस सेट इन हो जाएगी. वॉमिटिंग में अगर आप क्या कहते हैं अपने गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर निकाल देते हैं तो एसिड सारा बाहर निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके अंदर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाएगी. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सिर्फ और सिर्फ हो रही है एम्फेजिमा में, ठीक है.
तो आप वीडियोस को फॉलो करते रहें। ये थी पहली वीडियो।